हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 7 का लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 4। और इसमें अपन करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट जो होती है उसकी 3 पार्ट होते हैं या 3 डिपार्टमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का। द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस पार्टी। लोगों के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़े हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उनको रिजॉल्व करने का काम और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। ठीक है। जुडिशरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज मेड ऑफ द कोर्ट सिस्टम। जुडिशरी ब्रांच जो है वो कोर्ट सिस्टम से बनी है और डिफरेंट टाइप के कोर्ट जो होते हैं डिफरेंट लेवल पे होते हैं। जैसे अपने इंडिया में देखा जाए तो 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट और फिर अदर कोर्ट। अदर कोर्ट जो होते हैं उनके ऊपर जो होता है वो होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर दर्जा रखता है जुडिशरी में। लेकिन अगर सेंटर की और ओवरऑल बात की जाए तो हाई कोर्ट से भी ऊपर कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। अपने इस चैप्टर में अपन को कौन सा करना है? हाई कोर्ट के बारे में करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट है एट ए स्टेट लेवल एंड सेकंड हाईएस्ट लेवल है किस पे? अगर अपने कंट्री में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में। तो अगर आपको पूछे कि स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट कौन सा है तो हाई कोर्ट, और अगर नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट। सेकंड हाईएस्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सा होता है? अपना हाई कोर्ट होता है। कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में कौन सा आएगा? हाई कोर्ट। लेकिन स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लेवल में कौन सा होता है? हाई कोर्ट होता है। फर्स्ट हाई कोर्ट जो है इंडिया का वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता में। ब्रिटिश जब रूल करते थे उसी समय कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में इन 1862 के आसपास। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ 1866 में। अर्लियर इंडिया में कितने हाई कोर्ट थे? 24 हाई कोर्ट थे। लेकिन 2019 में आंध्र प्रदेश में भी एक हाई कोर्ट बना। तो अब ओवरऑल कितने हाई कोर्ट हो गए? 25 हाई कोर्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214, जो 214 आर्टिकल है उसके हिसाब से ईच स्टेट हैव 1 हाई कोर्ट। हर स्टेट का क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन बाद में 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि भाई एक हाई कोर्ट जो होता है वो एक से ज्यादा अपने स्टेट जो होते हैं उनके बीच में शेयर किया जा सकता है। ठीक है। पहले ऐसे था कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन बाद में चेंजेस किए गए। जैसे जैसे स्टेट के नंबर बढ़ते गए तो बोला गया कि भाई एक से ज्यादा स्टेट एक हाई कोर्ट को शेयर कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने नंबर ऑफ जजेज के बारे में कि हाई कोर्ट में कितने जज वगैरह होते हैं। तो एवरी हाई कोर्ट विल कंसिस्ट अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज। हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा और कुछ अदर जज भी होंगे। द नंबर ऑफ जज आर फिक्स बाय प्रेसिडेंट। और हर हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। जज को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो जज को अपॉइंट करने का काम जो होता है वो किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है। इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे अपॉइंट करते समय अपॉइंट करने का काम तो प्रेसिडेंट का है, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उससे और गवर्नर से क्या कर सकता है? एडवाइस ले सकता है। लेकिन अदर जजेज जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के समय जो है ये एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर के अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ली जा सकती है। तो जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपने अपॉइंटमेंट होगा तो उस समय जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट किन किन से ले सकता है? 2 जनों से, या तो गवर्नर से, स्टेट का गवर्नर उससे, और किससे ले सकता है? अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। लेकिन जब अदर जजेज का होता है तो उस समय 3 लोगों से ले सकता है, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज। ठीक है। जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो पर्सन जो होता है वो इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए और वो इंडिया में किसी जुडिशरी पोस्ट पर मिनिमम 10 ईयर के लिए पहले से ही काम कर चुका होना चाहिए, या फिर वो ही शुड हैव वर्कड एज एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 10 साल हो गए हो उसे एडवोकेट मतलब वो वकील बने हुए, और या फिर और कोई 2 कोर्ट में जो है
वो 10 साल से वो क्या कर रहा है, एडवोकेट का काम कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है, ठीक है। और जज अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट है टर्म। तो देखो इनकी जो टर्म होती है वो इस तरीके से रखी गई है कि भाई इसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, मतलब जो पॉलिटिशियन वगैरह है, जो लेजिस्लेचर और जो है उनके साथ ज्यादा इधर उधर ना कर सके, तो इनका टर्म उनके लेजिस्लेटिव असेंबली और उन सब से थोड़ा सा अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 में प्रोविजन है जज के टेन्योर के बारे में या टर्म के बारे में। पहली चीज है कि जज की कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आप 5 साल के लिए जज हो, वो 62 ईयर एज तक मतलब जज बना रह सकता है। तो एक एज डिसाइड की है, ना कि ऐसे टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किए। अ जज कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, जज जो है अपना रेजिग्नेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को। अ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, एक हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, और ये करने के लिए जो 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट में होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, तब उस हाई कोर्ट के जज को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कारण पे। नेक्स्ट है ओथ। तो जो हाई कोर्ट का जज होता है वो ओथ कहाँ लेगा, इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। कहाँ पे लेगा, गवर्नर के सामने। और किसी कारण से अगर गवर्नर वहां नहीं है तो गवर्नर जिस पर्सन को भी अपॉइंट करेगा कि भाई इस पर्सन के सामने आपको अपॉइंट मतलब ओथ लेनी है, उसके सामने ओथ लेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ जजेज। जजेज का ट्रांसफर हो सकता है और ये ट्रांसफर का काम प्रेसिडेंट करेगा, और किसकी एडवाइस पे करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पर हाई कोर्ट के जजेज का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और ये ट्रांसफर करने का काम किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। सैलरी ऑफ जजेज। जजेज की जो सैलरी है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, जो भी डिसीजन मतलब जो भी उस समय के हिसाब से हो। एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को 90,000 और अदर जजेज को 80,000 पर मंथ मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट या जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह काम कर सके। भाई गवर्नमेंट के 3 पोर्शन है, तो हाई कोर्ट एक अलग ही तरीके से काम करे, ऐसा नहीं कि वो 2 जो पहले से डिपार्टमेंट है उनके नीचे आ जाए। इसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट कर रखा है, तो पहला तो है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो एक स्पेशल प्रोसेस से होता है कि भाई इनके अपॉइंटमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करता है, गवर्नर करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो जो अपॉइंटमेंट का तरीका अलग से है, ठीक है। फिक्स टेन्योर है जजेज का, ऐसा नहीं है कि भाई आप 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा नहीं दे रखा है, 62 एज तक कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेज। जज जो भी मतलब सुनाए फैसला वगैरह उसको पार्लियामेंट में जज नहीं किया जा सकता, सिवाय इम्पीचमेंट के, मतलब अगर जज को निकालना हो तो उसके लिए 2/3 जो मेजोरिटी है वो चाहिए। बाकी जज का कोई भी फैसला या कुछ भी चीज को लेकर आप डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। आफ्टर रिटायरिंग अ जज कैन नॉट प्रैक्टिस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई जज जो है वो मतलब जज की पोस्ट से निकल जाए और उसके बाद में वो किसी कोर्ट में जाके एडवोकेट बन जाए, ऐसा अलाउ नहीं है। इससे उनकी प्रेस्टीज भी बनी रहती है और जो सामने जो जज है वो भी फैसला सुनाते समय उसे भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ऐसा होगा कि भाई ये तो मेरा सीनियर है, ठीक है। तो ये भी अरेंजमेंट किया गया है। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और अपनी गवर्नमेंट इस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया हुआ है कि ऐसे बोला गया है कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ऐसे नहीं है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के किसी अंडर डिपार्टमेंट का नाम है। तो ये अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि हाई कोर्ट की फ्रीडम रहे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह काम करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अरेंजमेंट है, तो ये सारे आपको नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, क्या उसके फंक्शन है, वो अपन को डिस्कस करने। तो पहला है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन। देखो इसका क्या मतलब होता है कि इट रेफर टू दोज केस विच कैन बी डायरेक्टली अपील्ड इन हाई कोर्ट। मतलब कुछ ऐसे केस है जहां आप हाई कोर्ट में जाके डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सीधा आप वहीं पे जाके अपील कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट जो है वो है रिगार्डिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो भी आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स
और कंपनी लॉ, इन सब से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो भी आप डायरेक्टली किस में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है जो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं उनको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रिट। देखो रिट क्या होती है, वैसे आपकी बुक में कोई डेफिनेशन नहीं है रिट की, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि रिट क्या होती है। रिट अ फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी टू एक्ट इज नॉन एज रिट। रिट क्या होती है, कोर्ट या कोई भी लीगल अथॉरिटी एक रिटन कमांड देती है किसी काम को करने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। तो आर्टिकल 226 जो है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट हैज राइट टू इशू रिट रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर राइट। यहां पर आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिट तो आप समझ गए, एक रिटन कमांड जारी करे कुछ करने को। तो हाई कोर्ट जो है वो रिट किस किस इश्यू पर जनरेट कर सकती है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड या किसी अदर राइट से रिलेटेड पे भी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स पे। तो ये एक डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के रिट के और हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड। हाई कोर्ट जो है वो इशू करता है रिट्स किन किन केस में। अब देखो जो यह नीचे नाम दे रखे हैं, आपकी बुक में सिर्फ नाम है, आप सिर्फ नाम ही याद करें, लेकिन ये नाम दूसरी लैंग्वेज में इनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो ये जो पहला वर्ड दे रखा है इसका मतलब होता है कि कोर्ट ऑर्डर वन पर्सन हु हैज अरेस्टेड अदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो पुलिस वाले किसी पर केस करते हैं, ठीक है, मतलब किसी को अरेस्ट करते हैं, तो उस पर फैसला सुनाने से पहले उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आदमी तो आया ही नहीं और आपने उस आदमी के बारे में कुछ फैसला सुना दिया, ये ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मतलब ये एक राइट है उस आदमी का, फंडामेंटल राइट्स है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कानून में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई पुलिस वाले को किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो उसके टूवर्ड्स में कोर्ट में चला जाए और कोर्ट में कह दे कि भाई उसको गिरफ्तार किया हुआ है और उस पर आप फैसला सुना दीजिए, लेकिन फिर उस आदमी का फंडामेंटल राइट्स कहां जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये वाला जो रिट है, ये वाली रिट जारी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जिस पर्सन के खिलाफ मतलब आपने अरेस्ट किया है उसको हाई कोर्ट में पेश करेंगे पहले, ठीक है, फिर मुकदमा लड़ा जाएगा। दूसरा जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब है कि जुडिशली रिट, ये जो रिट है वो किस लिए की जाती है, issue a command to a inferior court or ordering a person to perform public or statutory duty। मतलब जब ये जो रिट जो होती है वो इसलिए जनरेट की जाती है कि जो लोअर कोर्ट है और कोई पर्सन जो है जिसके भी टूवर्ड्स में ये रिट जारी की गई है उसे किसी पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है। ड्यूटी तो आप समझते हैं ना, जो भी अपने मॉरल ड्यूटीज वगैरह या कोई पर्टिकुलर काम के लिए आपको कोई ऑब्लिगेशन हो, तो वो कोई पब्लिक ड्यूटी या कोई कानूनी ड्यूटी भी हो सकती है। स्टैट्यूटरी ड्यूटी का क्या मतलब होगा, यही होगा। तो ये जो है उसको वो परफॉर्म करने के लिए जो कमांड या जो रिट जारी की जाती है वो अपने सेकंड कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो मतलब रोक टोक है, ये तो आप ये समझ ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है कि रिट इशू बाय सुप्रीम कोर्ट टू डायरेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द लोअर कोर्ट बी सेंट टू द सुपीरियर कोर्ट फॉर रिव्यू। मतलब जो सुपीरियर कोर्ट जो होता है, जैसे हाई कोर्ट अदर कोर्ट को कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है। मतलब जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को किसी डिसीजन या किसी भी रिकॉर्ड को रिव्यू करने के लिए मंगा सकते हैं। तो ये अपने इस थर्ड पॉइंट में आते हैं। अगेन मैं कह देता हूं आपको सिर्फ ये हेडिंगें लर्न करनी है, ये इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज के वर्ड है। जो लास्ट है इसका मतलब है रिट रिक्वायरिंग टू पर्सन टू हुम इट इज डायरेक्टेड टू शो व्हाट अथॉरिटी दे हैव टू एक्सरसाइज सम राइट पावर एंड फ्रेंचाइजी दे क्लेम टू होल्ड। मतलब इसके अकॉर्डिंग कोर्ट किसी को ये रिट जारी कर सकती है कि भाई आप जिस प्रॉपर्टी, जिस राइट या जिस भी चीज के बारे में अपना राइट बता रहे हैं कि अथॉरिटी बता रहे हैं कि भाई ये मेरी है, आप उसके डॉक्यूमेंट बताओ या आप उसकी कोई चीज बताओ जिससे ये मतलब प्रूफ हो सके कि हाँ भाई ये आपकी है। तो ये सब किस में आता है, अपने रिट ज्यूरिडिक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपीलेट। अपीलेट का क्या मतलब है, वी कैन अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है अगर वो कोई डिसीजन देता है तो आप उसके अगेंस्ट में कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन
कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी डिसीजन के लिए चले जाओ। कोई चोरी के लिए पकड़ा गया है, उसको 6 महीने की सजा सुनाई और वो क्या मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप कुछ सर्टेन केस में ही हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। पहला है क्रिमिनल केस। अब क्रिमिनल केस में अगर आपको जो पनिशमेंट है वो 4 ईयर से ज्यादा मिली है या आपको डेथ सेंटेंस दिया गया है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर आपको डेथ सेंटेंस नहीं है और आपको पनिशमेंट 4 ईयर से कम है तो आप अपील नहीं कर सकते। सिविल केसेज में अगर अपील की जा सकती है, कब की जा सकती है? जब जो भी डिस्प्यूट है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, कोई पेटेंट से रिलेटेड हो, कोई डिजाइन से रिलेटेड हो, या फिर उत्तराधिकारी होता है ना, बल्कि भाई ये प्रॉपर्टी किसको पास होगी, सक्सेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड हो तो आप सिविल कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल केस। If any case involves the question regarding the interpretation of constitution, then it can be appealed in high court. मतलब अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें कोई फैसला सुनाया गया किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ के हिसाब से और ऐसा लगा कि भाई ये मतलब आपने सही इंटरप्रेट नहीं किया, आपने इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं की और आपने चार्ज लगा दिए, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब ये राइट होता है हाई कोर्ट के जज के पास में कि वो मतलब हाई कोर्ट क्या कर सकती है, जितने भी जजमेंट सुनाती है उन जजमेंट का एक रिकॉर्ड रखेगी और ये रिकॉर्ड जो होते हैं लोअर कोर्ट जो होते हैं वो अपनी स्टडी के लिए यूज करते हैं और उसे इस तरीके से वो समझते हैं कि भाई ये भी एक लॉ है। ठीक है। तो ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आते हैं। मतलब कोई मान लो कोई कॉम्प्लेक्स केस था, उसका कुछ फैसला सुनाया गया तो अब लोअर कोर्ट भी उस तरीके से फैसला सुना सकती है, तो उसको रिकॉर्ड की मतलब कहेंगे कि भाई मतलब पहले ये किसी हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, इसी वजह से हम भी ऐसा सुना रहे, तो वो जो रिकॉर्ड है उसको लॉ की तरह यूज कर सकती है लोअर कोर्ट। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर। इसमें क्या आता है कि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन को खुद मतलब बिना अपील किए भी रिव्यू कर सकती है अगर उसे ऐसी जरूरत पड़े तो। ही कैन ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। वो एक केस को किसी एक कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में भी भेज सकती है। हाई कोर्ट कीप द कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट सो दे मे नॉट वायलेट देयर लिमिट। मतलब जो लोअर कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। ऐसे ना हो कि वो अपनी मनमानी करने लगे, भाई जज बन गए तो अब बहुत पावर आ चुकी है, ऐसा ना हो। इसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? हाई कोर्ट का होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। अ हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर द वर्क ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव एज इनवैलिड। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव में कुछ भी काम हुआ है या कोई वर्क हुआ है तो उसे वैलिड है, इनवैलिड है, ऐसा हाई कोर्ट कह सकती है अगर उसे लगे कि इफ लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसे लगे कि भाई जो भी लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, देन हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर देम एज इनवैलिड। तो हाई कोर्ट उन जो भी वर्क है या जो भी लॉ है उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है और इसे कहते हैं जुडिशरी रिव्यू। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ में ये आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।